डेंगू के मामले लगातार अंबाला शहर में बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं कि किस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। एक ऐसे सज्जन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने आयुर्वेदा को प्रमोट किया है पूरी दुनिया के अंदर। नेचर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं। डॉक्टर अरिहंत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि डेंगू के क्या सरल इलाज हो सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं खबरें अभी तक में। जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बड़े शिक्षाविद और एक नामी व्यक्तित्व है आपका, तो आप हमारे यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने मेरी जानकारी ध्यान से सुनी तो निश्चित ही आप डेंगू बुखार को बिल्कुल हल्के में लोगे और आप ये मान लोगे कि हम कभी भी इस रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। लेकिन वो कब हो पाएगा? जब हमें पूर्ण जानकारी होगी, केवल बातों से नहीं, जब हम उसे प्रैक्टिकल जीवन में लागू करेंगे। वो क्या है कि पहले तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि डेंगू है क्या। हमारे जैसे मलेरिया का मच्छर फैलता है गंदे पानी में, ऐसे ही जो साफ पानी इर्द गिर्द हमारे इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी टाइम इकट्ठा रहता है, तो उसके अंदर पनपते हैं डेंगू का मच्छर जो होता है, एडिस नाम का मच्छर होता है। तो जब ये मानव शरीर को काटता है तो इसका वायरस हमारे शरीर में चला जाता है। वो वायरस सीधा जाके हमारे लसिका ग्रंथियों पे, भाव लीवर इत्यादि पे अटैक करता है। तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर में ज्वर फैलना शुरू होता है, यानी कि बुखार आता है। 2-3 दिन बाद ये बुखार अक्यूट हो जाता है, हाई ग्रेड हो जाता है। जब ये बुखार कम होना शुरू होता है तो हमारे प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव लीवर पर बढ़ गया होता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो निश्चित ही घबराहट होती है। हमारे शरीर में हड्डियों में बहुत ही भयानक दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि हमें किसी ने डंडों के साथ पीटा हो। इसीलिए इसे आयुर्वेदा व नेचुरोपैथी में दंडक बुखार कहा जाता है। अब जब हमारा सर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं, जी मचलाता है, उल्टी आती है, ऐसे ऐसे सिम्टम आते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो हम मेडिकल साइंस पे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या इलाज है? जो अच्छा डॉक्टर है उसको पता है कि अगर बुखार है तो पैरास्टामोल तक ही वो हमें दे सकते हैं। पेन किलर वगैरह हमें नहीं लेनी चाहिए, ऐसी औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बीमारी बढ़ सकती है। अब अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं, इसका भी वैज्ञानिक प्रमाणित बात कर रहा हूँ कि कोई किसी प्रकार का प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवाई नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? बाहर से प्लेटलेट्स दे देते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर इसका कोई इलाज नहीं है, किसी प्रकार का वायरस को मारने का इलाज नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें नेचर की जानकारी लेनी होगी, हमारे आयुर्वेदा के ग्रंथों की जानकारी लेनी होगी। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, वृद्ध नयन एक दोष है। भाव जब एक दोष बढ़ता है तो क्या होता है? दूसरा दोष हीन हो जाता है। जो हीन हुआ दोष है उसको बढ़ाओ, और जो बड़ा दोष है उसको कम करो। इनको एक समान अनुपात में लेके आएंगे तो यह रोग समाप्त किया जा सकता है, इस ज्वर को समाप्त किया जा सकता है। तो कौन सी ऐसी हर्ब हैं, कौन सी ऐसी औषधियां हैं जो इस ज्वर के आने पे हमारे शरीर की प्रतिरक्षी प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करती हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी कोई दवाई इजाद नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आयुर्वेद की ये दवाई है और ये ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक ताकत है उस वायरस को मारने की। उस ताकत को जब हम जागृत करेंगे, सही करेंगे, तो वो वायरस को अपने आप मार देगी। हमारे शरीर की इम्यूनिटी, हमारे शरीर की ताकत। तो वो कैसे ताकत बने, उसके लिए हमारे आचार्यों ने बहुत सारी हर्ब्स हमें बताई हैं। जैसे सबसे पहले जिस हर्ब का नाम लूंगा मैं, वो है कालमेघ, जो लीवर के रोगों में, इन्फेक्शन में और ज्वर में, लंबे टाइम से अगर आपको ज्वर है या बहुत तीव्र ज्वर है, तो इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि है कालमेघ। दूसरी है गिलोय। गिलोय के बारे में पूरे संसार में यह प्रचार हो चुका है कि गिलोय अमृत के समान है, क्योंकि गिलोय को जब भी आप लंबे समय रखने के बाद भी उसकी डंडी को तोड़ोगे तो वो हरी मिलेगी। इसका मतलब क्या है? वो अमृत है, इसको इसीलिए अमृता कहा जाता है।
लेकिन गिलोय पित्त कफ शामक है। आपको कितना भी अंदर इन्फेक्शन क्यों ना हो, यहाँ तक भी गिलोय के बारे में हमारे विद्वानों ने कहा है, जो ना खाए गिलोय वो जल्दी सोए। भाव वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है जल्दी, उसकी उम्र कम हो सकती है जो व्यक्ति गिलोय का यूज नहीं करता है। तो इसलिए गिलोय का यूज भी करना चाहिए। इसके बाद जो मुख्य औषधि है वो है अड़ूसा, जो कफ को बैलेंस करती है। अब अड़ूसा के बारे में बड़ा ही प्रचार किया जाता है। इसको वसा कहा जाता है, वसा, पंजाब में आप लोग इसको वसा कहते हैं। लेकिन जो अड़ूसा औषधि है, हमारी हर्ब है, ये इतनी कमाल की है कि हमें फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग हो उसमें परम लाभकारी है। अब हमारे पास तुलसी है, तुलसी कर्मण रोग जो है, इन्फेक्शन है, इनको रोकने में लाखों सालों से परम लाभकारी सिद्ध हुई है। तो पपीता है, उसके पत्ते जो आप लोग वो आपके प्लेटलेट्स बढ़ा देते हैं। अनार का रेगुलर थोड़ा थोड़ा यूज किया जाए। ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको आप अन्यथा ना लें। ये बूटियाँ, ये हर्ब आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगी और हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस कर देंगी। तो आपके पास भी ये रोग नहीं आ सकता। जो सही उपाय है साइंटिफिक है। आप साइंस से पूछिए कि इसका क्या इलाज है, कोई आपके पास इसका वो नहीं है, दवाई नहीं है। उसकी दवाई मात्र नेचर में है, जो नेचर हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करेगी। आप हमारे यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। बस एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा, यही जानना चाहेंगे कि गिलोय की आपने बात की है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ये मानते हैं कि गिलोय की केमिकल फॉर्मेशन क्या है? स्टीरॉयड मानते हैं। और जब एक समय था कि ब्लैक फंगस ने अपना रूप बढ़ चढ़ कर लिया था, तो ये माना जा रहा था कि ब्लैक फंगस सिर्फ इंडिया में ही आई है और मुख्य रूप उसका ये था कि उस समय पर लोगों ने गिलोय लेना शुरू किया था। किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर्स का ये कहना? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमारे इनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, हर चीज़ का एक कंपोनेंट्स हैं हर उसके अंदर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे पहले जो मुलट्ठी है, इससे स्टीरॉयड बनाया गया, पेन किलर बनाया गया। इसके अंदर लगभग 18 कंपोनेंट्स हैं। उसमें से एक कंपोनेंट्स लेके उसको लोगों को दिया गया पेन किलर के लिए, उससे पेन ठीक हुई। वो सिंथेटिक बनाया, लेकिन देखा गया कि उसके साइड इफेक्ट आए। तो तब भी वैज्ञानिक ने कहा कि इसमें ये तो मुलट्ठी से लिया गया, इसके साइड इफेक्ट क्यों आए हैं? लेकिन देखा गया कि उसके अंदर और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसके साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी हैं। मेरे कहने का भाव है, जो नेचर ने कंप्लीट बनाया है उसके अंदर सब ऐसी चीजें डाली हैं नेचर ने जो अल्टीमेट कंपोजिशन है, जो उसके साइड इफेक्ट को खुद ब खुद दूर करती है। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कितनी मात्रा में लेना है, किसको लेना है, कब लेना है। ये ज्ञान होने पे लाभ ही लाभ है। जहाँ तक देखिए, मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूँ, सभी पैथी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा स्टीरॉयड, उनके पास तो लाइसेंस है वो स्टीरॉयड देने का, देती स्टीरॉयड है, होता ही सारा केमिकल है, होते ही सारे उसके अंदर सिंथेटिक है। तो जो खुद ही सिंथेटिक दे रहे हैं कंप्लीट, तो वो मेरे अनुसार उनको किसी पे उंगली उठाने का कोई हक ही नहीं है। वो किसी के को कह ही नहीं सकते। नेचर चीज़ें देने वाले को अगर कोई ये कहता है कि आपके नेचर में स्टीरॉयड है, वो सीधी सीधी नेचर पे और भगवान की तरफ गलत इशारा है। वो हम अपने उसको छुपाने के लिए दूसरों को कहते हैं। हमें तो सिर्फ अपनी बात रखनी चाहिए कि हम इस विधि से, ये तरीके से इलाज करते हैं। और ये जो मैंने बात की है, ये ऋषि मुनियों ने कहा है, ये हमारे धर्म शास्त्रों आयुर्वेदा के ग्रंथों में लिखित है, तब हम ये बात कहते हैं और इसके संपूर्ण जगत इसका लाभ ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और तमाम दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, डेंगू को लेकर एक अच्छी जानकारी डॉक्टर अरिहंत द्वारा दी गई, जो कि आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं एक वर्ल्ड लेवल पर। आप इनके साथ जुड़ भी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अम्बाला से खबरें अभी तक डिजिटल के लिए पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।